फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्जाम न्यूज़ बाय जेके में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप लोग के लिए बीपीएससी में जो निबंध पूछे जा रहे हैं उसी में से अमूर्त विषय पे निबंध अगर जो पूछे जा रहे हैं दोस्तों, उस निबंध को किस प्रकार से लिखना है, शुरुआत कैसे करना है और सारे निबंध को किस तरीक़ा से लिखना है, उसका भूमिका कैसे लिखना है, उसका मेन बॉडी पार्ट कैसे लिखना है और उसका निष्कर्ष कैसे लिखना है, सारा कुछ इस वीडियो में आप लोग को हम बताने वाले हैं। दोस्तों, अमूर्त विषय पर यह एक निबंध रहने वाला है। ये जो दृष्टि का आप बुक देख रहे हैं निबंध का, इसी में से जो दोस्तों एक टॉपिक लेकर के उसे अच्छे से समझा करके आपको बताया गया है। यह निबंध जो है दोस्तों लगभग 1500 से 2000 शब्दों के बीच में है, जिससे आपको जब आप 700 से 800 वर्डों में बीपीएससी में निबंध जो लिखने को आता है उसे लिखेंगे, और अगर आपके पास एक सफिशिएंट वर्ड होगा 1500 से 2000 वर्ड, अगर आप किसी निबंध के बारे में जान रहे हैं तो 700 से 800 वर्ड में आप आसानी से निबंध लिख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और एक अमूर्त विषय पे हम लोग निबंध की शुरुआत करेंगे और देखेंगे कि किस तरीक़ा से अमूर्त विषय पर निबंध पूछा जाता है और उसे किस तरीक़ा से लिखना होता है ताकि आपको निबंध में अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल सके। बहुत सारे दोस्त जो है दोस्तों डरते हैं निबंध लिखने से, और अमूर्त विषय पर अगर आ जाए तो खास करके डरते हैं, क्योंकि अमूर्त विषय के बारे में उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आता है कि किस तरीक़ा से उस विषय पे हम निबंध लिख पाएंगे 700 से 800 वर्डों में। तो चलिए, आज आप लोग की जितने भी परेशानी है सारे परेशानी को इस वीडियो में हम दूर करेंगे। दोस्तों, आपको जो भी डर लगता है अमूर्त विषय से रिलेटेड निबंध पे, उस निबंध को हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। दोस्तों, इस चैनल पे इसी तरीक़ा के दृष्टि से रिलेटेड, दृष्टि के बुक में जितने भी निबंध दिए गए हैं, या तो साइंस टेक से हो या फिर आपके सामाजिक मुद्दे से हो या अमूर्त विषय पे हो, सारा जो है निबंध आपको कवर किया जाएगा दोस्तों इस चैनल पे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और आज हम लोग पहला निबंध अपना देखते हैं। ये हमारा पहला अमूर्त विषय पर निबंध है। निबंध क्या है? अच्छा बुरा स्वयं में कुछ नहीं, हमारे विचार ही हमें अच्छा बुरा बनाते हैं। तो इस विषय पे हमें लिखना है निबंध। देखते हैं किस तरीक़ा से लिखा जाता है निबंध, है ना। ये यूपीएससी 2003 में पूछा गया निबंध है दोस्तों। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं क्या है, फिर से पढ़ेंगे। अच्छा बुरा स्वयं में कुछ नहीं, हमारे विचार ही हमें अच्छा बुरा बनाते हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार से शुरू किया गया है। तो स्टार्टिंग में इन्होंने संत कवि तुलसीदास का एक पंक्ति उठाया है और उससे लिखा है। इन्होंने लिखने का स्टार्टिंग किया है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तनि तैसी। मतलब जिसकी जैसी भावना रहती है, भगवान की मूरत भी उन्हें वैसा ही दिखती है। तो ये तुलसीदास की बहुत ही फेमस पंक्ति है, तो इससे इन्होंने अपना निबंध की शुरुआत किया है। आइए देखते हैं। यानी जैसी जिसकी सोच होगी वैसी ही वह अपने प्रभु में देखेगा। एक भला आदमी अपने आराध्य में अच्छे गुण तलाशेगा और उनकी पूजा करेगा। इसके विपरीत एक बुरा आदमी अपने मुताबिक गुण अपने प्रभु में देखना पसंद करेगा। कुछ वैसा ही जैसे शरद के पूर्व जब आसमान में बादल तमाम तरह की आकृतियां बनाते बिगाड़ते हैं, तब मनुष्य इन बादलों में अपनी अपनी रुचि के अनुरूप आकार देखता है। तो बहुत ही देख सकते हैं किस तरीक़ा से लिखा गया है, आपके भावनाओं से जोड़ते हुए, कि जैसे कि जो बरसात के मौसम में बादलों में जो तरह तरह की आकृतियां बनते रहती है, तो मनुष्य अपने हिसाब से उस आकृतियों को एक स्वरूप देकर कह देता है, जैसे कि ये शिव जी की मूर्ति है, ये बजरंगबली की मूर्ति है, तो ये मगरमच्छ की आकृति है। तो जिसका जैसा सोच रहता है उस अनुसार से उस आकृतियों को वो देखने लगता है, उसका नज़रिया उस तरह का होता है। तो वही बोलता है कि उस प्रकार का आकार देखता है। अच्छा या बुरा होना तो मनुष्य की मानसिकता है। एक अच्छा शोध भी अगर गलत हाथों में पड़ जाए तो वह उससे विनाश की ही बात सोचेगा, और अच्छे हाथों में अगर पड़ जाए तो उसका सकारात्मक और रचनात्मक इस्तेमाल करेगा। तो परमाणु ऊर्जा मनुष्य जाति के लिए जितनी खतरनाक है उतनी ही उपयोगी भी। अब यह इसके उपयोग करने के रूप पर निर्भर करता है। यदि इसका उपयोग परमाणु बम निर्माण करने
तो यह विध्वंसक परिणाम दे सकती है, वहीं इसे विद्युत ऊर्जा निर्माण में प्रयुक्त किया जाए तो ऊर्जा संकट का समाधान सिद्ध हो सकती है। तो यहाँ एक उदाहरण लेकर के आप लोगों को समझाया गया है दोस्तों, है ना, कि अगर जो है जो ऊर्जा है ना, जो इसमें ऊर्जा है, परमाणु ऊर्जा की बात करते हुए कहा इन्होंने कि जो परमाणु ऊर्जा है यह अगर एक गलत हाथों में पड़ जाए तो वह उसका गलत इस्तेमाल करेगा, परमाणु बम बना लेगा और उसका गलत इस्तेमाल करेगा। लेकिन अगर इसका जो है इस्तेमाल सही लोगों के द्वारा किया जाता है और सही हाथों में अगर ये जाता है तो इससे वे क्या करेंगे, विद्युत ऊर्जा का निर्माण करेंगे, जिससे ऊर्जा संकट का समाधान ही ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो है इन्होंने एक उदाहरण लेके समझाया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे इन्होंने लिखा है हिंसक वृत्ति का आदमी अपने वृत्ति का त्याग नहीं कर पाता है और अपने स्वभाव के अनुरूप वह हर आविष्कार में यही ढूंढता है। इसीलिए महात्मा गांधी ने स्वाधीनता की लड़ाई लड़ते वक्त अहिंसा पर जोर दिया था। तो महात्मा गांधी को यहाँ कोट करते हुए इन्होंने लिखा है कि जो बुरा व्यक्ति होता है वह अपने प्रवृत्ति मतलब वृत्ति को त्याग नहीं पाता है और अपने स्वभाव के अनुसार वह हर आविष्कार में बुरा चीज़ ही ढूंढता है, गलत चीज़ ही ढूंढता है। इसीलिए महात्मा गांधी ने स्वाधीनता की लड़ाई जब लड़ रहे थे वो इतिहास में, तो उन्होंने किस चीज़ पे जोर दिया था दोस्तों, अहिंसा पे जोर दिया था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे है अहिंसा का मतलब सिर्फ जीव के प्रति दया नहीं बल्कि अपने बुरे स्वभाव पर भी काबू पाना है। तो अहिंसा का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ जीव के प्रति हमारे अंदर दया हो, बल्कि हमारे जो बुरे स्वभाव हैं उस पर भी काबू पाना एक प्रकार का अहिंसा ही है। इसे यूँ कहा जा सकता है कि हिंसा का अभाव ही अहिंसा है। मतलब हिंसा का अगर आपके अंदर अभाव हो गया उसे ही हम लोग अहिंसा कहते हैं। अहिंसा उसका ही दूसरा नाम है। किसी भी प्राणी को किसी तरह का कष्ट न पहुंचाना ही अहिंसा है और यह अहिंसा तभी आएगी जब मनुष्य के स्वभाव में ही हिंसा का अभाव होगा। सवाल यह है कि हिंसा का भाव मनुष्य के मन में आता ही क्यों है? हिंसा का मूल स्रोत क्या है? रोग, द्वेष और मनुष्य की अनियंत्रित वासना यानी कि जगत और प्रकृति से अपरिमित सुख पाने की लालसा, और इस चक्कर में वह प्रकृति का दोहन करता है और जगत की हर चीज़ पर नियंत्रण पाना चाहता है। इस वजह से उसके अंदर दूसरों से छीनने और हरण की ललक बढ़ती है। पशु की वासनाएं सीमित है, वह बस आहार, निद्रा और काम तक सीमित है। इसीलिए उसकी वासनाएं बस प्रकृति है और उसकी मांग भी। दोस्तों तो यही हमें पशु से अलग बनाता है कि अगर आप अपने इंद्रियों पर काबू नहीं पा रहे हैं, अगर आप अपने इच्छाओं पर काबू नहीं पा रहे हैं, तो आप इस जगत से अपरिमित सुख पाने की लालसा रखेंगे, जिससे आपके अंदर जो है वासना बढ़ेगा, है ना, अहिंसा बढ़ेगा। तो यही जो है राइटर इसमें दिखाने का कोशिश कर रहा है कि अगर ये सभी गुण हमारे अंदर रखते हैं तो फिर हमें मनुष्यों मतलब जानवरों और मनुष्यों में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे हालांकि एक बार अगर मनुष्य सहज जीवन या अच्छे विचारों वाला जीवन अपना ले तो उसे फिर कभी बुरे मार्ग पर चलने का प्रयास नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बुरे मार्ग पर चलने के लिए निरंतर बुरा सोचना पड़ता है, जबकि अच्छे और सहज विचारों के मार्ग पर चलने के लिए साहस उपाय नहीं करने पड़ते हैं। लेकिन स्वभाव की इस वृत्ति पर नियंत्रण पाना आसान नहीं है। दोस्तों राइटर यहाँ ने लिखा है कि अगर मनुष्य अच्छे विचारों वाला हो और अपने जीवन में अच्छा विचार अपना ले तो उसे बुरे मार्ग पर चलना नहीं पड़ेगा। लेकिन यह अच्छा मार्ग जो अपनाने की वृत्ति है यह इतना आसान नहीं है, यह बहुत ही कठिन होता है। तो एक बार अगर इसे अपना ले तो मनुष्य जो है उसका आसानी से अच्छे गुणों वाले व्यक्ति के साथ रहे, अच्छा जीवन, अच्छा जो है आचरण अपनाए अपनी ज़िंदगी में, तो आसानी से वह ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जी सकता है। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। आगे है पहले तो मनुष्य को अच्छे गुणों के लिए प्रयास करना पड़ेगा और एक बार आपके अंदर ये गुण आ गए तो फिर कभी उस मार्ग पर जाने की ओर प्रवृत्ति ही नहीं होगी। लेकिन इस अच्छे मार्ग पर चलने के लिए साहस जरूरी चाहिए और वह साहस है अंतर मन का। दोस्तों अच्छे मार्ग पर चलने के लिए साहस चाहिए और जो साहस है वह साहस
अंतर्मन का साहस होना चाहिए। अगर कोई चीज़ पर किसी चीज़ पे अगर किसी चीज़ पे मुझे अंतर्मन से किसी चीज़ पे काबू पाना है, अपने ज्ञानेंद्रियों को अगर हम बस में कर लें अंतर्मन से, तो हम अच्छे मार्ग पर चल सकते हैं, जिसमें निरंतर अच्छे और बुरे विचारों के बीच द्वंद्व में अच्छे की ओर अपनी प्रवृत्ति बढ़ानी चाहिए। अंदर में हमारे मन में जो अच्छे और बुरे की जो प्रवृत्ति की कौतूहल होते रहती है, उसमें हमेशा अपने प्रवृत्ति को अच्छे की ओर बढ़ानी चाहिए। तब हर शोध और हर आविष्कार के प्रति दृष्टिकोण सकारात्मक हो जाएगा और विचार भी रचनात्मक हो जाएगा। तो ये दोस्तों राइटर ने लिखने का बहुत ही अच्छे ढंग से प्रयास किया दोस्तों, तो आप इसे देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है कि अच्छा या बुरा समझ का फ़र्क है, वही चीज़ अच्छी हो सकती है और वही बुरी भी हो सकती है, बस श्रेणी का फ़र्क होगा। एक समाज के लिए जो बुरा है, दूसरे समाज उसे अच्छा समझता है। मालिक के लिए कर्मचारी कामचोर है और कर्मचारी के लिए मालिक पैसाखोर। जैसे दोस्तों अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो मालिक जो होता है, मतलब जो बॉस होता है हमारा, वो हमेशा सोचता है कि जो एक कर्मचारी होता है वो हमेशा टाइम पास करता रहता है, कामचोर है। लेकिन वहीं अगर कर्मचारी के नज़रिए से उस मालिक को देखा जाए तो समझता है कर्मचारी कि यह पैसाखोर है, यह घूस लेता है, मतलब तभी तो इतना आगे बढ़ रहा है। तो दोनों के अपने अपने नज़रिए का सोच है। तो यही इस लाइन से जो है राइटर दर्शाने का प्रयास करता है। नेक्स्ट है, पूरा काम बराबर हो रहा है मगर समझ अलग अलग। इसे यूँ समझा जा सकता है कि वही जीवन रक्षक दवा जो बीमारी विशेष में अमृत है, अगर स्वस्थ व्यक्ति ले तो उसके लिए वह मृत्यु का कारण भी बन सकती है। दोस्तों अगर कोई बीमार व्यक्ति किसी दवा को ले रहा है तो उससे वह ठीक होगा, लेकिन अगर बोल रहा है कि वही कोई ठीक व्यक्ति किसी दवा को ले तो वह हो सकता है उसकी मृत्यु का कारण भी बन जाए। तो यही अपने अपने नज़रिया का जो है अंतर है। पानी की अतिरिक्त तबाही का कारण बनता है और अगर पानी नहीं बरसे तो भी कुछ लोग इसे अतिरेक से जोड़ते हैं और मानकर चलते हैं कि अति सर्वत्र वर्ज्यते। तो दोस्तों यहाँ पानी का एक उदाहरण लेते हुए उन्होंने बताया है कि अगर ज़्यादा पानी आ जाता है तो वह भी तबाही का कारण बनता है, और अगर पानी पड़े ही ना, मतलब पानी बरसे ही ना, तो वह भी एक अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और वह भी तबाही का कारण ही बन जाता है। तो दोनों में बैलेंस होना बहुत ही ज़रूरी है। आगे उन्होंने एक कोट किया है एक लाइन को कि अति सर्वत्र वर्ज्यते, मतलब ज़्यादा अधिक जो है किसी चीज़ का उससे आदमी को बचना चाहिए, मगर अति तो दूर एक ही वस्तु के बारे में अलग अलग नज़रिया हो सकता है। उत्पादन के साधन जिसके अधीन होते हैं उसके लिए मुद्रास्फीति मुनाफा कमाने का साधन है, और जो उत्पादक शक्तियाँ हैं पर उत्पादन के साधन उसके पास नहीं है, उसके लिए मुद्रास्फीति महंगाई डायन बनकर आती है। तब अच्छा या बुरा बस नज़रिए का अंतर है। एक दृष्टि से जो अच्छा है, दूसरी दृष्टि से वह बुरा, लेकिन आम तौर पर मानव समाज इसे समझता नहीं और व्यर्थ की बहस कर अपना समय और शक्ति जाया करता है। कई बार समय भी अच्छा या बुरा तय करता है। तो दोस्तों यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि कई बार समय जो है अच्छा या बुरा जो है आपको किसी चीज़ को बना सकता है। वो अच्छा ही हो, लेकिन अगर समय अच्छा नहीं हो तो वह बुरा भी देखने में लग सकता है। तो समय की बात भी कभी कभी होती है, तो वो कभी कभी नज़रिए का अंतर भी होता है दोस्तों, कि एक के नज़रिए से आपने देखा, कई उदाहरण दे के ऊपर में समझाया है कि एक के नज़रिए से अगर कोई चीज़ बुरा हो सकता है तो एक के नज़रिए से अच्छा भी हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि राजनीति में ही देखिए, यही राष्ट्रीयकरण एक समय में इतना पसंद किया जाता था कि इंदिरा गांधी ने एकदम से सारे बैंकों का सरकारीकरण कर दिया था, और एक समय वह आया जब सरकारीकरण को अभिशाप माने जाने लगा और सरकारी तथा सरकार की देखरेख में चल रहे अर्ध सरकारी सार्वजनिक उपक्रमों को भी निजी हाथों में बेचे जाने लगा। यहाँ तक कि हवाई सेवाओं का भी निजीकरण कर दिया गया और अब रेलवे को भी टुकड़ों टुकड़ों में निजी क्षेत्रों में देने की तैयारी चल रही है। तो देख सकते हैं ये चीज़ को, मतलब कि हिस्ट्री से लेकर, मतलब पिछले जो इतिहास थे उससे लेकर प्रेजेंट में जोड़ते हुए इसको कितने अच्छे से लिखा गया है। आप देख सकते हैं कि बैंक जो था पहले तो सरकारीकरण कर दिया गया पसंद के अनुसार, लेकिन आज देख रहे हैं कि जो ज़रूरत की भी चीज़ें हैं उसे भी प्राइवेटाइज किया जा रहा है। सरकार की प्रकृति वही है, लोकतंत्र वही है, पर
वरीयताएं बदल रही है तथा उसके गुण दोष भी दरअसल अच्छे या बुरे की अवधारणा आदमी के दिमाग में होती है और वह हर चीज़ें को अपने दृष्टिकोण से देखता है। जिसका दृष्टिकोण सकारात्मक होगा उसे वही चीज़ सकारात्मक और ऊर्जावान लगेगी जो अगले आदमी को नकारात्मक लग सकती है। आप कोई भी लेख अथवा रिपोर्ट लिखें, हर व्यक्ति उसे अलग अलग नज़रिए से देखेगा और उस पर अपनी प्रतिक्रिया देगा। दोस्तों जैसे कि आपने जैसे अगर आप ये निबंध लिख रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि अगला स्टूडेंट जो होगा वह इस निबंध को इसी तरीक़ा से लिखेगा। हो सकता है उसका नज़रिया और कुछ अलग हो इसके बारे में, लिखने के बारे में, है ना, कि वह अपने विचार से ही अच्छा या बुरा बनता है। तो सबका अपना अपना नज़रिया होता है। उसी प्रकार से बोलता है कि अगर कोई रिपोर्ट लिखा गया है तो अगर कोई व्यक्ति पढ़ भी रहा है उसे, तो उसके पढ़ने और सोचने समझने की नज़रिया अलग अलग हो सकता है। अपराध से जुड़ी हर खबर को पुलिस का आदमी गलत बताएगा तो जनता उसे सही बताएगा। अगर कोई अपराध हो रहा है तो अगर पुलिस पढ़ेगा तो उसे अलग नज़रिए से पढ़ेगा, लेकिन अगर आम जनता उसे पढ़ रही है तो उसका नज़रिया अलग होगा। देख सकते हैं किस तरीक़ा से यहाँ पे लिखा जा रहा है। कोई कितना भी पीड़ित क्यों न हो, थाने में रिपोर्ट लिखाने वाला सिपाही उस पर कतार ब्योंता करेगा ही। अब ऐसा नहीं है कि पुलिस वाला गड़बड़ ही होगा और पीड़ित झूठ ही बोल रहा होगा। दरअसल पीड़ित चाहे कितना सच बोले, पुलिस की ट्रेनिंग ही इस तरह हुई है, वह उसे सिरे से खारिज करेगा और पीड़ित पर शक करेगा। ऐसा कहा जाता है कि पुलिस की नज़र में हर आदमी अपराधी है और एक सज्जन व्यक्ति की नज़र में अपराधी भी इंसान है। दोनों के सोचने के नज़रिए अलग जो होते हैं। एक अपराधी भी इंसान होता है, उसके अंदर भी वे सारे गुण सद्गुण होते हैं जिनके कोई व्यक्ति महान बन सकता है और एक सज्जन आदमी के अंदर भी कोई अवगुण होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बताया है कि अगर एक पुलिस है तो वो हर एक चीज़, मतलब उसका ट्रेनिंग इस तरीक़ा से होता है कि किसी भी नज़रिए को एक अपराधी तरीके से ही देखेगा। लेकिन अगर एक आम आदमी है, एक मतलब कि सज्जन व्यक्ति है, तो अगर वह अपराधी को भी देख रहा है तो उसके अंदर एक मतलब कि उसके प्रति एक दयालुता होगा कि नहीं, हो सकता है ये सही भी होगा। तो उसके अंदर जो देखने की भावना है उस पर डिपेंड करता है कि वो कैसा हो सकता है। तो ये आपने देखा इस लाइन में। चलिए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों कह रहा है बस देखना यह है कि उसके अंदर कौन से गुण किन गुणों पर हावी हो गए हैं। तो यही इसमें बताया है दोस्तों कि देखना यह कौन सा गुण जो है उस पर हावी हो गए हैं। अगर अवगुण हावी हो गए हैं तो कोई भी आदमी बुरा बन सकता है और इसकी विपरीत स्थिति में वह महान बन सकता है। गांधी जी ने स्वयं अपनी आत्मकथा में लिखा है कि एक बार उन्होंने अपने पिता का कुछ सोना चुराया था, लेकिन इसके बाद उसके मन में इतना प्रायश्चित हुआ कि उन्होंने पिता से माफ़ी मांगने की ठानी। पिता से रूबरू होकर कहने की हिम्मत नहीं पड़ी तो उन्होंने लिखकर माफ़ी मांगी। पिता ने माफ़ कर दिया और इसका इतना अधिक असर उन पर पड़ा कि उन्होंने सदा सदा के लिए चोरी नहीं करने और झूठ न बोलने की कसम खा ली। तो देख सकते हैं दोस्तों, गांधी जी के बारे में इन्होंने एक कोट करते हुए लिखा है कि एक बार पिताजी से कुछ सोना चुरा लिया था, पिताजी का, गांधी जी ने कुछ सोना चुरा लिया था, तो उन्हें यह बात गलत लगा और इसके प्रायश्चित के लिए उन्होंने पिताजी को बतानी चाहिए, लेकिन उसे सामने जाकर बताने का हिम्मत नहीं हुआ तो उन्होंने लिखकर माफ़ी मांगी। और इस बात का उनके मन पे इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने जीवन भर झूठ न बोलने और चोरी नहीं करने की कसम खा डाली। यही आदमी की प्रवृत्ति है। अगर वह साहस दिखाकर अपने अवगुणों को दबा लेता है तो उसे आदर्श बनने से रोका नहीं जा सकता है। इससे निष्कर्ष यही निकलता है कि अच्छा या बुरा मानव का स्वभाव है, यह अपने आप में कोई विशेष नहीं है। एक ही चीज़ किसी की नज़र में अच्छी और दूसरे की नज़र में बुरी होती है। इसीलिए किसी उत्पाद या वस्तु अथवा विचार को हम अच्छा या बुरा नहीं कह सकते हैं। अच्छा या बुरा उसे धारण करने वाले के मन में होता है। एक व्यक्ति पत्थर में मूर्त देखता है तो दूसरा उसे पत्थर मानता है। एक ऊर्जा के जरिए विद्युत निर्माण करता है तो दूसरा परमाणु बम बनाकर विध्वंस की तैयारी करता है। इसीलिए सिर्फ उत्पाद देखकर उसे अच्छा या बुरा बता देना कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। तो दोस्तों देख सकते हैं इन्होंने कितना अच्छा से ये कोट करते हुए कहा है कि कोई एक व्यक्ति को अगर आप देखेंगे तो वही पत्थर में उन्हें भगवान नज़र आता है और उनकी पूजा करता है, लेकिन वही दूसरा व्यक्ति होता है जो कि अगर ये सब नहीं मानने वाला होता है तो वह पत्थर को पत्थर मानता है और जो है उसका कोई महत्व नहीं देता है। वही बताया है कि अगर
यहाँ बताया कि अगर ऊर्जा एक के लिए अगर कोई अच्छा व्यक्ति के हाथ में है तो उसे विद्युत निर्माण के लिए यूज करता है, तो वहीं दूसरे अगर गलत व्यक्ति के हाथ में पड़ जाए तो परमाणु बम बनाकर विध्वंस की तैयारी करेगा। तो वो उनके नज़रिए पे डिपेंड करता है। तो ये दोस्तों निबंध था अमूर्त विषय पे। इसमें दोस्तों 1500 से 2000 शब्द के बीच में लिखा गया है। तो इससे हमें बीपीएससी में मात्र 700 से 800 शब्दों में जो है निबंध लिखना होता है। तो दोस्तों अगर आपके पास ज़्यादा शब्द होंगे, अगर आप निबंध को किसी विस्तार में पढ़ेंगे तो आप मेन पॉइंट को 700 से 800 शब्दों में आसानी से लिख सकते हैं। तो करना क्या है दोस्तों, आपने इस निबंध से आपको पता चला होगा कि स्टार्टिंग में किसी का कोट या कोई अच्छा सा उदाहरण दे करके अपना भूमिका स्टार्ट करना है ना। और निष्कर्ष में देख सकते हैं यहाँ से किस तरीक़ा से निष्कर्ष लिखा है। मेन बॉडी में आप सारी चीज़ों को गलत सही ठहराते हुए किस तरीक़ा से इन्होंने है ना उस मतलब आदमी के अंदर के गुणों पे डिपेंड करते हुए एक चीज़ को गलत उसी चीज़ को दूसरे के नज़रिए से सही ठहराया है इसमें। और निष्कर्ष में इन्होंने लिखा है कि यही निकलता है कि अच्छा या बुरा मानव का स्वभाव है ना। यदि आप में कोई विशेषण नहीं है तो एक ही चीज़ किसी की नज़र में अच्छी और दूसरे की नज़र में बुरी होती है। इसीलिए किसी उत्पाद या वस्तु अथवा विचार को हम अच्छा या बुरा नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से ये निष्कर्ष लिखे हैं इन्होंने। तो निष्कर्ष देख सकते हैं दोस्तों। निष्कर्ष जो आपको होना चाहिए कम से कम, अगर जितना भी जैसे 700 का अगर 700 वर्ड का अगर निबंध आप लिख रहे हैं तो उसका 10%, जितना का भी निबंध है उसका 10% लगभग निष्कर्ष होना चाहिए और 10% ही भूमिका लगभग। तो कम से कम 70 वर्ड में अगर आप निष्कर्ष लिख रहे हैं और 70 वर्ड में अगर भूमिका लिख रहे हैं तो वो सफिशिएंट है और वो एक अच्छा भूमिका और एक अच्छा निष्कर्ष माना जाएगा। तो और बॉडी के मेन पार्ट में आप किस तरीक़ा से लिख सकते हैं ये तो आपको निबंध देखकर समझ में आ ही गया होगा। 1-2 बार देखें दोस्तों, चीज़ों को समझने का प्रयास करें। निबंध जो दोस्तों कोई एक दिन में लिखना नहीं सीख जाता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। धीरे धीरे आप चीज़ों को समझें। 1 निबंध 2 निबंध दोस्तों, इसी प्रकार से निबंध का सीरीज चलेगा। आप डेली उस निबंध को सुनें, डेली उस निबंध को समझने का प्रयास करें। सारी चीज़ों को इस निबंध में समझाया जाता है मेरे द्वारा, तो उसे समझें और समझने के बाद वीडियो देखने के बाद खुद से पेन पेपर लेके उस सब्जेक्ट पे आप लिखने का प्रयास करें। जितना लिख पाते हैं उतना ही लिखें और उसे फिर धीरे धीरे करके वो इम्प्रूवमेंट आएगा दोस्तों। और धीरे धीरे फिर आप उसके बारे में ज़्यादा सोच पाएंगे और फिर आसानी से 700-800 वर्डों में लिख सकते हैं। स्टार्टिंग से कोई दोस्तों 700-800 वर्डों में लिखना कोई आसान काम नहीं है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन एक बार वीडियो देखने के बाद, समझने के बाद चीज़ों को, उसे आप वीडियो ख़त्म होने के बाद आप अपना पेन पेपर उठाएं और उस पर लिखने का प्रयास करें। तो इससे धीरे धीरे आपका इम्प्रूवमेंट होगा और आप आसानी से फिर निबंध लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो ये निबंध का सीरीज चलते रहेगा दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पे आपको निबंध से, बीपीएससी के निबंध से रिलेटेड सारा निबंध आपको कराया जाएगा। ये बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस या अगर आप यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये निबंध आपके काम आने वाले हैं, क्योंकि यूपीएससी में ये निबंध जो दोस्तों पूछा जा चुका है और सारा निबंध इसमें वही करवाया जाएगा जो दृष्टि में निबंध प्रीवियस में यूपीएससी में पूछा जा चुका है। तो सारा निबंध करवाया जाएगा। तो अगर चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा दोस्तों। साथ ही इसी चैनल पे दृष्टि का साइंस का भी जो है सीरीज चलाया जा रहा है। तो अगर आप साइंस की वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा या प्लेलिस्ट में जा करके आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलता है अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।